अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, हुकूमत और इत्तेहादियों में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। लगता है हुकूमत को एक नए सियासी बहरान का सामना और करना पड़ेगा। हुकूमत और इत्तेहादियों के दरमियान मामला तय होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। अभी MQM की नाराज़गी ख़त्म नहीं हुई थी कि मुस्लिम लीग काफ एक बार फिर से जो है ना वो अपने मुतालबात लेकर सामने आ गई है और ये कहा जा रहा है कि जब तक हमारे मुतालबात को वो मामलात जो इत्तेहाद करते हुए तय हुए थे, जब तक वो तय नहीं होंगे, हल नहीं होंगे, बात आगे नहीं बढ़ सकती है। जो इजलास हुआ चौधरी शुजात हुसैन की सदारत, जिसमें कहा गया कि सियासी मामलात जब तय हो जाएं तो बार बार तब्दीली से ख़राब हो जाते हैं। हमारा और तहरीक इंसाफ का एक तहरीरी मुआहदा हुआ है जिस पर अमल दरामद करना अब हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। ज़राए के मुताबिक जब हुकूमत और मुस्लिम लीग काफ के दरमियान मुआहदा हुआ था उस वक्त ये तय पाया था कि पंजाब के 4 अजला गुजरात, भावलपुर, मंडी, बहाउद्दीन और चकवाल के जो सारे इंतज़ामी मामलात होंगे ये काफ लीग की मुशावरत से तय किया जाएगा। काफ लीग की इसमें मुशावरत शामिल होगी। वहाँ जितने भी सरकारी ऑफिसर्स के तकर्रुरियाँ, तबादले, ये मामलात होंगे ये काफ लीग की मर्ज़ी से होंगे, जिस पर आज तक अमल दरामद नहीं हुआ। फिर मसला आ जाता है मुनिस इलाही की वजारत का। उस हवाले से भी बात हुई थी, लेकिन काफ लीग ने अब इस पर यह कहा है कि अब उनकी डिमांड ये है कि हुकूमत जो है उन मामलात को हल करे जिनका ताल्लुक एक आम बंदे से है। हमारी जो मुनिस इलाही की वजारत का मामला है इस पर मनफी प्रोपेगंडा किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि जो आज वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात की है, उन्होंने एक ज़ाती हैसियत में मुलाकात की है और ये यकीन दहानी करवाई है कि तमाम मामलात जो हैं वो खुश उसलूबी के साथ हल हो जाएंगे, मामलात को तय कर लिया जाएगा। आज के बारे में भी कहा जा रहा है कि खुशगवार माहौल में ये मुलाकात हुई है। इस पर मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग काफ के सीनियर रहनुमा कामिल अली आगा साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कामिल अली आगा साहब। कामिल अली आगा साहब, अभी जो मैं बात कर रही थी कि जो आप लोगों के मामलात जो इत्तेहाद करते हुए तय हुए थे, जो एक मुआहदा हुआ था कि मुशावरत तसलसल से होगी, जो डे टू डे इश्यूज होंगे उस पर आप लोगों से बातचीत होगी, उन फैसलों पर अमल दरामद नहीं हो सका। फिर पॉलिसी मीटिंग में जो है पॉलिसी मेकिंग में मुशावरत आप लोगों की शामिल होगी, वो भी नहीं हुआ। फिर पावर शेयरिंग का जो मामला 2 वजारतें सूबे में, 2 विफाक में, उस पर भी अमल दरामद मुकम्मल नहीं हुआ। फिर आप लोगों का ये जो मुतालबा था कि जो कौमी और सूबाई आप लोगों के अरकान असम्बली इनके मसाइल हल करने हुकूमत को, खासकर तरक्याती फंड्स को लेकर। ज़ाहिर है अगले इलेक्शन में जब उन्होंने लोगों के पास जाना है, लोग तो सवाल पूछेंगे कि आपने जो पहले वादे किए थे, जो काम करने थे, वो आप लोगों ने नहीं किए। तो अब रुकावट क्या है इन मामलात के हल होने में? अब आप लोगों का की स्ट्रैटेजी क्या है? जब तक इन मामलात पर बातचीत नहीं होगी, हल नहीं होगी, बात आगे नहीं बढ़ सकती। तय क्या हुआ है? देखें, ये बात जो आपने कही ये बिल्कुल दुरुस्त है। यही 4 पॉइंट थे और सबसे पहला और दूसरा पॉइंट जो है वो मुल्क और अवाम के मुफाद में मैं समझता हूँ कि इतनी अहमियत रखता है कि दूसरे 2 पॉइंट शायद उतनी अहमियत नहीं रखते। अहमियत तो वो भी रखते हैं, लेकिन अगर डे टू डे मुशावरत हो इत्तेहादियों के दरमियान और फिर हमारी क़यादत जो है वो आपको पता है कि एक बड़ी मंजी हुई क़यादत है और बड़ी समझदार क़यादत है और बड़ी वो क़यादत है जिसने 2/3 मेजॉरिटी के साथ भी इस मुल्क पे 5 साल हुकूमत की हुई है और फिर डिलीवर किया हुआ है। यानी परवेज़ इलाही साहब के मंसूबे तो आज भी गली गली लोग याद करते हैं और उनकी तारीफ़ भी करते हैं और वाकई वो अदारे कायम कर दिए और नए अदारे कायम करके उनको तसलसल के साथ चलाया, कामयाबी के साथ चलाया और अवाम मुस्तफ़ीद हुए। तो मैं समझता हूँ कि ठीक क़यादत के साथ अगर मुशावरत हो, डे टू डे इश्यूज़ के ऊपर हो, तो ये आज जो मसले अवाम को दरपेश है। वजीर तो है ना काबीना में, जब कैबिनेट मीटिंग होती है, काबीना का इजलास होता है, तो जाहिर है मुशावरत तो होती है। किस लेवल की, किस सतह पर आप लोग चाहते हैं कि मुशावरत हो? किसके साथ मुशावरत हो? देखें, जो ये काबीना के अंदर जो मुशावरत होती है उसके अंदर ज़ाहिर है कि अगर 30 लोग बैठे हों और उसमें एक वज़ीर बैठा हो तो उसकी मुशावरत तो इस हद तक ही रहेगी ना कि जो महकमा उसको दिया गया है उसके अंदर वो अपने मनसूबे बताए और अपनी तरजीहात बताए और अपने मुतालबात पेश करे। ये जो जनरल पब्लिक के लिए फलाह के मंसूबे होते हैं और
फलाई मामलात होते हैं, जो डे टू डे इश्यूज होते हैं, जिससे अवाम को तकलीफ़ दरपेश होती है, हर मिनट के बाद होती है, वो तो मेन स्ट्रीम लीडरशिप के दरमियान होती है। यानी पार्टी हेड के साथ मुशावरत करता है, मेन स्ट्रीम टीम बनती है, दोनों जमातों के जो आला क़यादत होती है वो आपस में मशवरे करती है और मुशावरत के साथ आगे बढ़ती है। पॉलिसी मेकिंग के अंदर उनकी मुशावरत होती है, उनकी इनपुट होती है। तो ये सारी चीज़ें अगर होती रहती तो आज ये महंगाई वाला मसला जो है वो सिरे से पैदा ना होता। ये आटे का बुरान, ये चीनी का बुरान, ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला, करप्शन के मामला, ये तो सारे तो मेरी बात सुने ना, तो आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जो है वो इन मामलात पे चौधरी परवेज़ इलाही से बात करें, उनसे मुशावरत किया करें, चौधरी शुजात हुसैन साहब से बात किया करें, इस लेवल पे मुज़ाकरात होने चाहिए, बात होनी चाहिए, मुशावरत होनी चाहिए। जी बिल्कुल, अवाम को देखें, हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, हमने आइंदा इलेक्शन में नहीं जाना। अगर कल को बल्दियाती इलेक्शन आते हैं तो हम क्या मुंह दिखाएंगे? अगर लोग महंगाई की चक्की में पिस रहे होंगे, बेरोजगारी की चक्की में पिस रहे होंगे, लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल दरपेश होंगे, तो क्या मुंह लेके जाएंगे उनके पास? मुझे बताएं। जब वो वादे पूरे नहीं होंगे जिसकी उम्मीद दिलाई थी इमरान खान साहब ने इलेक्शन कैंपेन के अंदर, हमने दिलवाई थी, वो वादे पूरे नहीं होंगे तो आम आदमी हमें किस तरीके से पजीराई देगा इलेक्शन के अंदर? ये एक मसला है, हमें तशवीश है जानी कैफियत जो अवाम के अंदर पैदा हुई है वो हमें फेस करनी पड़ेगी इलेक्शन। इसलिए हम अपनी बेचैनी का इजहार करते रहे हैं, याद दहानी कराते रहे हैं। 18 माह कोई छोटा नहीं होता अरसा, यानी तकरीबन 1/3 हिस्सा मैंडेट का गुजर गया और आज तक लोग मसाइल में मुब्तला हैं और उनकी अच्छा, अभी आपने जो कहा कि चौधरी मोनिस इलाही साहब की जो वजारत है वो अब वो प्रायोरिटी पर नहीं है। पहले 2 पॉइंट्स आपने कहा कि वो हैं, आप लोगों को वो काम करना चाहते हैं जिससे लोगों को फ़ायदा हो, मुल्की मफाद में जो है ना वो फैसले होने चाहिए। तो मोनिस इलाही साहब की वजारत अब प्रायोरिटी में नहीं है, आप लोग नहीं चाहते कि उनको वजारत मिले अब? वो तो ना जी ना, हमने 10 माह पहले इनकार कर दिया था। जिस वक्त हमारे खिलाफ ये प्रोपेगेंडा किया जाने लगा और इर्द गिर्द के लोग इमरान खान साहब के ये पढ़ाने शुरू हो गए कि मोनिस इलाही की ये वजारत मांगते हैं, इसलिए ये बेचैनी का इजहार कर रहे हैं, तो हमने कहा जी ये हम दरगुजर करते हैं, हम नहीं लेते, हम कुर्बानी देते हैं, हमें नहीं चाहिए, ये प्रोपेगेंडा बंद कर दें। उसके बाद फिर मीडिया के अंदर ये तस्करा नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ कि हम दिलो जान के साथ मुआदा निभाना चाहते हैं। हमने मुआदा किया है मुल्क और कौम के मफाद में। बुज़दार साहब के साथ क्या मुआदा हुआ था कामिल अली आगा साहब? वो यही था ना जी, वही इम्प्लीमेंटेशन होगी, सूबाई लेवल पे जो चीज़ें थी उसके मुतल्लिक उनके साथ बातचीत हुई, डेवलपमेंट मामलात और लॉ एंड ऑर्डर के मामलात और दीगर जो हल्का जाती मसाइल होते हैं, आम आदमी के मसले होते हैं, उसके ऊपर चीज़ें तय पाई, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। तो अब वो कौन सी नई चीज़ बेचेंगे हमारे सामने? वो तो 18 माह नहीं बेच सके और नहीं कुछ कर सके, कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। अब जो मेन स्ट्रीम पार्टी ने जो डिसाइड किया कमेटी ने, उसके ऊपर जब आप लोगों की ये भी तो सोच है ना कि कुछ हुकूमती लोग हैं जो मामलात में बिगाड़ पैदा कर रहे हैं, वही जो है ना वो मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, तो क्यों हुकूमती लोग चाहेंगे कि इत्तेहादियों के साथ मामलात ख़राब हों? चौधरी शुजात हुसैन साहब ने भी ये बात की है। देखें, ये बात चौधरी शुजात हुसैन साहब ने की है जो बेमैनी कभी बात नहीं करते, जिनका कभी कोई गुफ्तगू का एक लफ्ज़ भी ऐसा नहीं होता जिसके कोई मायने ना हो, और वो हमेशा वो शख्सियत है जो दूर की कौड़ी लाते हैं, वो देख रहे होते हैं, उनको नज़र आ रहा होता है, उनका विजन है। उन्होंने जब ये बात कह दी कि इर्द गिर्द के कुछ वज़रा और कुछ लोग ऐसे हैं जो इमरान खान साहब को गुमराह कर रहे हैं और हमारे ख़िलाफ़ बात करके अपने ज़ाती मफादात जो हैं वो उठाए, तो मैं समझता हूँ वो कुछ लोग हैं, यकीनी तौर पे हैं, जो ये सारे काम बिगाड़ते हैं। ये देखें ना कितना अच्छा कितनी अच्छी कोई डेडलाइन है कि मामलात कब तक तय पा सकते हैं? महीना, 2 महीने? क्योंकि ज़ाहिर है ऑप्शन तो कभी भी ख़त्म नहीं होते, नून लीग के साथ भी आप लोगों के राब्ते हैं,
तो गेम तो उलट भी सकती है, मामलात ख़राब मज़ीद भी हो सकते हैं इस हुकूमत के साथ। तो कोई डेडलाइन है कब तक मामलात सेटल्ड हो सकते हैं? देखिए, राब्ते कायम रखना तो हमारी क़यादत का वतीरा है। हम खुले दरवाज़ों की सियासत करते हैं, खिड़कियां दरवाजे खोल के रखते हैं। हम मुलाकात से कभी, हमारी क़यादत तो 10 बुराइयां भी किसी ने की हो, 10 दफ़ा डसा हो, वो भी अगर आ जाए तो उसको भी कम से कम एक अच्छे तरीके से, अच्छे पराए में और खुशल असलूबी से मिलते भी हैं, मेहमानदारी भी करते हैं। लेकिन बात यह है, ये राब्ते और ये सारे, ये एक हमारी शोहरत भी तो है ना कि हम दोस्ती निभाते हैं, तो हम दोस्ती निभाने की तरफ जा रहे हैं, कुर्बानियां भी दे रहे हैं। कोई डेडलाइन है, स्ट्रेटजी क्या है नेक्स्ट? देखें, ये जो कल हमारी पार्टी की मीटिंग हुई, ये इसीलिए हुई कि अब आइंदा का लाएहमल क्या होगा। उसमें डिटेल डिस्कशन, तफसील के साथ गुफ्तगू हुई और उसके बाद मशावरत से ये फैसला किया गया कि जब तक मुआदों पर अमल दरामद नहीं होता, बात आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग काफ के सीनियर रहनुमा कामिल अली आगा साहब मेरे साथ हैं। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। नाज़रीन, IG सिंध और सिंध हुकूमत में इख्तलाफात की वजूहात सामने आ गई हैं। सेनेटर इस्लामुद्दीन शेख के साहबजादे सनान शेख की गिरफ्तारी पर सिंध हुकूमत की जानिब से नाराज़गी का इजहार किया गया। सनान शेख ने दोस्तों के हमरा कांस्टेबल बाबर अवान पर तशद्दुद भी किया था। इसके अलावा रुकने कौमी असम्बली रफ़ीक जमाली के भाई सईद जमाली की गिरफ्तारी पर सिंध हुकूमत IG से नाराज़ है और कहा यह जा रहा है कि वज़ीर आज़म के दौरे कराची के दौरान वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के दरमियान जो मामलात थे वो तय पा गए थे, लेकिन इसके बाद मामला जब वफाकी काबीना में भेजा गया तो वफाकी काबीना ने ये IG सिंध की तैनाती का मामला वज़ीर आला सिंध और गवर्नर सिंध के सुपुर्द कर दिया। लेकिन जो सिंध हुकूमत है वो गवर्नर सिंध से इस मामले पर बात नहीं करना चाहती, जिस वजह से इस मामले पर अभी तक डेडलॉक बरकरार है। मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन किया है सिंध के वज़ीर तालीम सेनेटर सईद गनी साहब ने, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सईद गनी साहब आपका। सईद गनी साहब, जब वज़ीर आज़म के दौरे कराची के दौरान मामला तय होने वाले थे, हल होने के करीब थे, फिर वफाकी काबीना में ये मामला भेज दिया गया और अब जो है वो आप लोग की हुकूमत गवर्नर सिंध से बात करना नहीं चाहती है, तो ये कैसे फिर हल होगा ये मामला IG सिंध की तैनाती का? देखिए, मसला तो हल हो गया था और अगर आप हमारी बातें सुने काबीना की मीटिंग होने के बाद से लेके 27 जनवरी 2020 जब वज़ीर आज़म और वज़ीर आला साहब की मुलाकात हुई, उस वक्त तक हमने किसी मौके पर यह नहीं कहा कि वफाकी हुकूमत ने कोई रुकावटें पैदा की हैं। हमने हमेशा ये कहा कि कोई डेडलॉक नहीं है, वफाकी हुकूमत ऑन बोर्ड है और हमारे साथ उन्होंने कंसेंट दिखाई है और IG का मसला हल हो जाएगा। ये मसला फिर पैदा हुआ जब वफाकी काबीना ने जो है इस पर एक नई मंतक पैदा कर दी और कहा कि आप गवर्नर साहब और चीफ मिनिस्टर साहब बैठ के हल करें। मुझे समझ नहीं आती बात। कानून ये कहता है कि वफाकी और सूबाई हुकूमत मशावरत करेंगी, जो मशावरत हो गई और शायद पाकिस्तान की तारीख़ में इससे ज़्यादा इन डेप्थ मशावरत हो नहीं सकती है कि वज़ीर आज़म और वज़ीर आला आमने सामने बैठकर 5 नामों पर एक नाम पर बात करें और उसके बाद एक नाम पर इत्तफाक कर लें। इससे ज़्यादा मशावरत नहीं हो सकती है। जब प्राइम मिनिस्टर से मशावरत हो गई तो उसके बाद ये कहना कि जी गवर्नर के साथ बैठ के करें, जिसकी कानून में कोई प्रोविज़न मौजूद नहीं है कि गवर्नर साहब से चीफ मिनिस्टर मशावरत करेंगे। अच्छा, मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये तो 27 जनवरी को जब मशावरत हुई तो उसमें 5 नामों पर बात हुई। उससे पहले जब 3 नाम गए थे, इत्तफाक हुआ था ना, पहले किसी और पे हुआ था, बाद में मुश्ताक मेहर साहब पे भी हुआ। तो बात यह है कि एक मरतबा आप एक नाम पे इत्तफाक कर लेते हैं, 6-7 दिन आप टाइम लेते हैं और उस शख्स के मुतलिक मालूमात लेते हैं और उसके बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट को आप ये कहते हैं कि जी ये नाम ठीक है, और फिर अचानक कहते हैं नहीं ये नाम ठीक नहीं है, मैं मज़ीद 2 नाम भेज दीजिए। हमने 2 नाम मज़ीद भेज दिए। अब उसके बाद अब गवर्नर साहब का मैंने सुना, उस दिन वो TV पे थे, कहने लगे कि जी ये 5 नाम जो है मौजू नहीं है। अब एक आदमी वो है जिनको उन्होंने खुद IG KP लगवाया है, भाई मौजू नहीं है तो वहाँ क्यों लगाया है।
एक शख्स वो है जिसको उन्होंने खुद एडिशनल आईजी पंजाब में लगाया हुआ है, ऑपरेशंस का एडिशनल आईजी लगाया हुआ है, बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन है। आपने पीटीआई ने लगाया है, आप कहते हैं मौजू नहीं है। एक शख्स वो है जिसको खुद इन्होंने 22वें ग्रेड में प्रमोशन की दी है, आप कहते हैं वो मौजू नहीं है। भाई अगर केपी के लिए एक शख्स लगना मौजू है तो हमारे लिए वो मौजू क्यों नहीं है? पंजाब में एडिशनल आईजी लग सकता है तो हमारे लिए मौजू क्यों नहीं है? 22वें ग्रेड में आप प्रमोशन दे सकते हैं लेकिन हमारे लिए मौजू नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है सूबा सिंध के साथ। आप पंजाब में, केपी में, वफाक में इतने आईजी बदल देते हैं, 30-30 मिनट में आईजी बदल देते हैं, बगैर वजह बताए आईजी बदल देते हैं, बगैर किसी की कंसल्टेशन के आईजी बदल देते हैं। हमने तो सारे तकाजे पूरे कर लिए हैं लेकिन सिर्फ इस बुनियाद पे नहीं बदलना कि हमारे यहाँ जो अपोजिशन है सूबा सिंध की वो इत्तेफाक नहीं करती, तो ये बड़ी ज्यादती है। अपोजिशन का कोई रोल आईजी की तैनाती में नहीं है। लेकिन ये जो आईजी सिंध और सिंध हुकूमत में इख्तलाफात जो सामने आ रहे हैं कि सेनेटर इस्लामुद्दीन शेख के साहबजादे की गिरफ्तारी पर सिंध हुकूमत की तरफ से नाराजगी का इजहार किया गया क्योंकि उन्होंने अपने दोस्तों के हमरा कांस्टेबल बाबर अवान पर तशद्दुद किया था, तो ये भी इस तरह के आप लोगों पर इल्ज़ाम लग रहे हैं कि आप लोग जो हैं वो इन बातों पर नाराज़ हो जाते थे, उनके जो इंतज़ामी मामलात थे उनमें मुदाखलत करते थे। मैं समझता हूँ कि इन बातों को बिला वजह घड़ा जा रहा है। अगर ये वाक़या कोई हुआ था तो ये पुरानी बात है, इस वाक़े का कोई इशू नहीं है। देखिए लोग तो ये भी कहते हैं कि जी जो मेरे खिलाफ रिपोर्ट आई है वो जवाज़ है। भाई मेरे खिलाफ जो रिपोर्ट बनाई गई, जो बनाई सो कॉल्ड SSP ने, वो बनाई है उसने जनवरी 2018 में। उस वक्त ये तो आईजी साहब थे ही नहीं, उस वक्त तो AD ख्वाजा आईजी था। वो तो रिपोर्ट लीक अब कराई है ना इस आईजी ने। हमें फर्क नहीं पड़ेगा, हम तो भुगतते रहेंगे, मुंह देते रहे, हमारे खिलाफ तो पता नहीं, हमें हमेशा से अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है, हम उसको सामना कर रहे हैं। लेकिन आप खुद देखें कि जो कुछ आप कर रहे हैं, मैं वफाक से कह रहा हूं, जो कुछ वफाक कर रहा है वो दुरुस्त है कि नहीं है। सूबों के साथ इस तरह से ट्रीट नहीं किया जाता है। अच्छा, किसी मुंतखब हुकूमत के साथ ये आपका भी पोर्टफोलियो आज तब्दील हो गया है, ये क्यों पोर्टफोलियोज तब्दील हुए हैं, महकमे क्यों बदले गए, आपको अब वजीर तालीम बना दिया गया है? देखें, एक तो लीडरशिप के पास और चीफ मिनिस्टर साहब के पास ये इस्तेहकाक होता है कि वो जब चाहें पोर्टफोलियोज चेंज करें और होते रहते हैं। लेकिन एक शख्सियत अगर परमानेंट रहे फिर वो महकमे के सारे नज़्म नस्क मामलात को समझती तो मामलात बेहतर तरीके से चलते हैं, ना कि बार बार अगर किसी की वजारत तब्दील कर दें, कोई नई शख्सियत आए, फिर मामलात को समझने में, सीखने में टाइम लगे, तो मामलात सही चलते नहीं हैं ऐसे। देखें बात यह है, अभी कल तक तो सारे लोग ये कह रहे थे कि वजीर तालीम क्यों नहीं लगाते हैं। अब अगर उन्होंने मुझे वजीर तालीम लगा दिया तो अब कह रहे हैं कि आपको क्यों लगा दिया। तो मेरा ख्याल है, चलिए उम्मीद है गो स्कूलों के मामलात जो हैं वो जल्दी हल कर लेंगे आप। कराची में यही तो ज़्यादा सिंध में मामलात सामने आते हैं स्कूलों के। गोश्त स्कूल को पता है क्या मसला क्या है? ये हमारे दौर की पैदावार नहीं है। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ कि थरपारकर का एक गाँव है, बहुत छोटा सा गाँव है, वहाँ बहुत ज़्यादा हो तो 1 या 2 स्कूल होने चाहिए, वहाँ 57 स्कूल हैं। अब ज़ाहिर जो 55-54 है वो गोश्त ही होंगे ना, इतने बच्चे नहीं है जितने स्कूल बना दिए आपने, ज़रूरत नहीं है वहाँ पे स्कूलों की। तो ये गोश्त स्कूल हैं जो बना दिए गए हैं। अब वो बंद करते हैं, लोग कहते हैं स्कूल बंद कर दिए हैं। आपके कैमरामैन जाके दिखाते हैं गाय भैंसे बंधी है। भाई गाय भैंसे ही बंधे कि बच्चे पढ़ने के लिए तो है नहीं हुए इतने। अब एक गाँव में 1 स्कूल हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो। अब 57 स्कूल इसलिए बना के दे दिए गए कि अपने जो प्यारे थे उनके लिए कोई, वो हमारे यहाँ औताक कहते हैं, जो बैठक होती है वो बना के दे दिए, किसी को किसी और मकसद के लिए बना के दिए। तो ये एक नहीं है, इस तरह बेशुमार स्कूल्स हैं। और मैं एक सिर्फ मिसाल बता दूं आपको कि हमारे यहाँ जो हमने सर्वे किया, उस सर्वे में जो टोटल 42,000 के करीब स्कूल सूबा सिंध में, उनमें से 9,000 स्कूल हैं जिनमें 80% इनरोलमेंट है। बाकी जो 31,000 स्कूल हैं उनमें से बहुत बहुत शुक्रिया वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी साहब मेरे साथ थे। बहुत शुक्रिया सईद गनी साहब आपका। मुझे ज्वाइन किया है कराची से हमारे रिपोर्टर ताहा उबैदी ने। ताहा उबैदी, अभी जब सईद गनी साहब की आपने भी बात सुनी, वो कह रहे हैं आईजी सिंध और ये जो इख्तलाफात की बात कर रहे हैं, इस्लामुद्दीन शेख के साहबजादे की गिरफ्तारी पर जो सारा रिएक्शन दिया, वो कहते हैं ये तो मामला बहुत ज़्यादा पुराना है, अब सामने ये आईजी सामने लेकर आ रहे हैं। कब का मामला है ये? जी बिल्कुल, यही वजूहात हमने जानने की कोशिश की है कि सिंध पुलिस और सिंध हुकूमत के दरमियान जो इख्तलाफात हैं उनकी वजूहात क्या हैं। आईजी सिंध सैयद कलीम इमाम का मामला हो या AD ख्वाजा साहब का मामला हो, उसके बाद सिंध हुकूमत इतनी बरहमी का इजहार करती है और आईजी सिंध की तब्दीली का मुतालबा करती है। जब आईजी सिंध सैयद कलीम इमाम यहाँ पर तैनात किए गए थे, उसके 1 महीने बाद ही इस्लामुद्दीन शेख के बेटे का मामला हुआ था, जब एक पुलिस एहलकार को अगवा किया गया था, उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। उस पर सिंध हुकूमत ने आईजी सिंध से
से बरहमी का इजहार किया गया था, क्योंकि जो तफ्तीश थी उसमें सन्नान शेख जो हैं, जो कि इस्लामुद्दीन शेख के बेटे हैं, उनका नाम सामने आ गया था और उन्हें थाने में तलब किया गया था और उन्हें 1 रोज़ तक थाने में रखा गया था। दूसरा इंतहाई अहम मामला है GDA और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफाकी वजीर हैं, GDA की रहनुमा है फहमीदा मिर्ज़ा, जिनके फार्म हाउस पे बदीन के इलाके में कब्जा किया गया था और इसमें बताया गया है कि पीपल्स पार्टी की जो आला क़यादत है उनका फ्रंटमैन है बशारत जरदारी, जिसके खिलाफ बदीन के थाने में मुकदमा दर्ज किया गया और उसे गिरफ्तार किया गया। तीसरा मामला दादू के ज़िला में पेश आया था, जहां पर जो मेंबर कौमी असम्बली हैं रफ़ीक जमाली, उनके भाई ने हैस्को के मुलाजमीन पर तशद्दुद किया था, इसका मुकदमा भी दर्ज किया गया और उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई। ये इंतहाई अहम केसेस हैं सिंध के, जिसमें मेंबर कौमी असम्बली, सेनेटर और जो फहमीदा मिर्ज़ा हैं जिनके फार्म हाउस पर कब्जा किया गया था, ये मुकदमात दर्ज किए गए थे और हाई प्रोफाइल ये केसेस थे जिनमें गिरफ्तारियां भी की गई थी। सिंध हुकूमत ने तमाम तर मामलात पर नाराजगी का इजहार किया और मैं आपको बताऊं एक इंतहाई अहम जो सिंध हुकूमत और सिंध पुलिस के दरमियान कशीदगी है, उसमें सिंध पुलिस को फंड मिलना बंद हो चुका है और कराची जो ऑपरेशन जारी था वो बंद होने के खदशात भी सामने आए और अब जो पेट्रोल और डीजल मिलता था या पुलिस मोबाइलें खरीदने का मामला था या जदीद असलाह खरीदने का मामला था, अब वो मामला पेंडिंग में चले गया है। सिंध हुकूमत आपको लगता है खबर है जानबूझकर किया जा रहा है डिस्टर्ब करने के लिए मामला, ताकि विफाक को बताया जा सके कि आप IGC को तब्दील करें, हमारे इंतजामी मामला, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो रही है? जी बिल्कुल, सिंध पुलिस के ज़राए हमें यही बताते हैं कि 2 रोज़ कबल ये फैसला किया गया था, जो फंड सिंध पुलिस को मिलना था अब सिंध पुलिस को वो फंड फराहम नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से जो इंतहाई अहम मामला है कराची ऑपरेशन जो कि गुज़िश्ता 3 से 4 साल से जारी था, वो अब बंद होने के खदशात हैं, क्योंकि पुलिस के पास तमाम तर वसाइल अब नहीं है, पेट्रोल डीजल नहीं है, जदीद असला पुलिस नहीं खरीद सकी और जो पुलिस मोबाइलें खरीदने का मामला था वो भी नहीं खरीद सकी है, जिसकी वजह से कराची ऑपरेशन के भी बंद होने के खदशात हैं। और ये जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं जो इसकी तफ्तीश है उस पर भी सिंध हुकूमत में और सिंध पुलिस में नाराजगी का इजहार किया गया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ताहा उबैदी, आपका बहुत शुक्रिया। मुझे प्रोग्राम में नाज़रीन एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं वक्त के बाद। नाज़रीन, मुशीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख ने कहा है कि हुकूमत ने महंगाई पर काबू पाने के लिए इक़दाम किए हैं। अब कौम देखेगी कि कैसे आहिस्ता आहिस्ता महंगाई कम होगी। मुल्की करेंसी डॉलर के मुकाबले में मजबूत हुई है। अफरात ज़र पर काबू पाने के लिए इक़दाम किए गए हैं। गंदम के दरामद का फ़ैसला किया गया है। हुकूमत बिजली पर सार्फिन को सब्सिडी दे रही है। 72% सार्फिन सब्सिडी हासिल कर रहे हैं। हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स के 7 अरब के पैकेज की मंजूरी दे दी है। IMF और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। IMF का वफ़द जो है वो पाकिस्तान पहुंचा है। इस महीने पाकिस्तान को 45 करोड़ डॉलर्स मिल जाएंगे। हफीज़ शेख का मज़ीद ये कहना है कि गैर मुल्की सरमायाकारों की पाकिस्तान में दिलचस्पी में इजाफा हुआ है। पूरी दुनिया से सरमायाकारी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आ रही है। अगर देखा जाए तो हफीज़ शेख साहब की बातें देखने में सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन अगर आवाम की बात की जाए तो आवाम की हालत बिल्कुल इससे मुख्तलिफ तस्वीर जो है ना वो हमें उसका नक्शा खींचते हुए नज़र आते हैं। दिन ब दिन महंगाई की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। 2 वक्त की रोटी खाना लोगों के लिए मुश्किल हो गया। रोज़मर्रा की अशिया की बात की जाए तो वो आम आदमी की पहुँच से दूर होती जा रही हैं। IMF का वफ़द जो है यहाँ पर पहुँचा है बेल आउट पैकेज पर कारकर्दगी का जायज़ा लेने के लिए। मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन किया है माहिर मौशियात डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, IMF का वफ़द जो बेल आउट पैकेज पर कारकर्दगी का जायज़ा लेने के लिए पाकिस्तान पहुंचा है, 6 अरब डॉलर का जो बेल आउट पैकेज है, जिसमें से पाकिस्तान ने जुलाई से अब तक 1 अरब 44 करोड़ डॉलर हासिल किए हैं, जिसमें से 99 करोड़ 10 लाख डॉलर जुलाई में और 45 करोड़ 20 लाख दिसंबर के महीने में हासिल किए थे। ऐसे वक्त में डॉक्टर साहब, जब हुकूमत को रवा माली साल के पहले 7 माह में 2.79 ट्रिलियन रुपए में से 385 अरब रुपए के रेवेन्यू का शॉर्टफॉल का सामना हो, IMF का वफ्द यहाँ पर पहुंचा हुआ है, तो ये कितने मनफी असरात छोड़ेगा पाकिस्तान की कारकर्दगी पर ऐसे वक्त में? देखिए, अंदाज़ा ये है कि इस साल जो हदफ था उससे तकरीबन 900 अरब रुपया का शॉर्टफॉल होगा। पूरे साल का मैं बता रहा हूँ जी। अब इसमें IMF ये कहेगा कुछ तो कमी करेगा हदफ में कि जी इतना तो हो नहीं सकता, थोड़ा कम कर लें। कुछ के लिए वो कहेगा जी आवाम के ऊपर टैक्सों का बोझ डाल दें
और जीएसटी और दूसरे इनडायरेक्ट टैक्सेस अवाम को डाल दें। तीसरे वो ये कहेगा कि जी आप थोड़े तरक्याती अखराजात की अभी आपको क्या ज़रूरत है, आपका तो महंगाई बढ़ रही है तो तरक्याती अखराजात जिससे रोज़गार मिलता है उसको कटौती कर दें। उसके बाद वो कहेंगे कि तालीम और सेहत का बजट ज़रा कम रखें। उसके बाद वो ये कहेंगे कि NFC अवार्ड के तहत जो सूबों को रकूम दी जाती हैं उनसे कहेंगे जी पूरा खर्च ना करें, कुछ वापस कर दें ताकि बजट खसारा काबू में रहे। और इस बात पर उनका बहुत इसरार होगा कि आप कौमी असासे निजकारी के नाम पर फरोख्त कर दें और उनमें से बहुत से जो है ना वो गैर मुल्कियों को चले जाएंगे, जिंदगी भर के लिए हम उनसे हाथ धो बैठेंगे और वो जो वहां से पैसा आएगा वो उससे हम अपना बजट खसारा पूरा करेंगे। ये वो नुस्खा है जो पाकिस्तानी मईशत के लिए शरह-नमू को सुस्त करेगा, महंगाई की ऊंची शरह बरकरार रहेगी, हमारी मईशत पर हमारा कंट्रोल जो है वो रोज बरोज कम होता जाएगा। शब्बर ज़ैदी साहब चले गए हैं, महकमों में लोग टिक कर काम क्यों नहीं कर रहे हैं? आप देखें असद उमर साहब आए, अब वो मामलात चलाने नहीं दिए गए, वो चला नहीं सके, वो उनको हटा दिया गया। अब शब्बर ज़ैदी साहब के बारे में भी यही खबरें आ रही हैं कि उनको खुद मुख्तारी से काम नहीं करने दिया जा रहा था, तो कुछ पॉलिसीज़ पर उनके एतराज़ात थे। तो अब जब वो चले गए हैं, कहा जा रहा है जी पहले वो बीमारी की वजह से चले गए थे और थोड़ी सी छुट्टी ले ली थी, अब कहा जा रहा है वो नाराज़ होकर गए हैं, जो खबरें सामने आ रही हैं, जो सोर्सेज बता रहे हैं। तो FBR के मसाइल में जो इस्लाहात, ये दोबारा कोई बिगाड़ पैदा होगा, ये मामलात फिर कैसे चलेंगे जब महकमों में कोई एक शख्सियत टिक कर काम नहीं करेगी, स्टेबिलिटी नहीं है? जी बिल्कुल आपने सही कहा। मैंने अभी आपको कहा था कि इस साल 900 अरब रुपए की शॉर्टफॉल हो जाएगी इन्हीं हरकतों की वजह से। देखिए हुआ यह था कि शब्बर ज़ैदी साहब ने ताजरों पर टैक्स लगाया था, टर्नओवर 1.5%, वो हड़ताल पे चले गए। फजलुर रहमान साहब ने कहा कि जी मैं कल ऐलान करूंगा, तो हुकूमत ने उनको हुक्म दिया कि आप 1.5 के बजाय 0.5 कर दें। तो देखिए ये हो गया। फिर टैक्स एमनेस्टी में जैसे मैंने कहा इतना सूद पर दे दिया। तो जब आप उनकी तजावीज़ को मान नहीं रहे और ताकतवर तबकों को बरात दे रहे हैं तो वो कहां से टैक्स वसूल करेगा, मुझे कोई बता तो देना। उन्होंने तो इश्तिहार शाये करा दिया था, मैंने खुद मेरे पास है वो 12 जून को, कि टैक्स एमनेस्टी के बाद हम इन लोगों को जेल भेजेंगे और उनसे टैक्स वसूल करेंगे और उनसे असासे जब्त कर लेंगे। उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, तो इसीलिए वो तो चले गए। लेकिन जो अगला आएगा, मैं आपको रिकॉर्ड पे बता रहा हूं कि वो भी नाकाम होगा, इसलिए कि जब तक ताकतवर तबके कायन साजी ठीक नहीं करेंगे और उसके जो है ऑटोनॉमी, उस पर कंप्रोमाइज किया जाएगा, ताकतवर तबकों को मराज दी जाएंगी। देखिए मैं अभी आपने बड़ी अच्छी बात की थी, एक फिगर में आपको इस साल जो अभी साथ ज़र इस वक्त है 24% है हुकूमत के मुताबिक, ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स। देही इलाकों में खाने पीने की चीजों में 24% और शहर में जो है वो 19%। ये तो उतना उस वक्त भी नहीं था जब आपको याद है 2010 में सैलाब आया था, उस वक्त भी इतना नहीं था। तो अभी तो कोई बड़ा धचका लगा नहीं है। तो फिर हफीज शेख साहब फिर झूठी तसल्लियां दे रहे हैं कि महंगाई आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगी, लगी तसल्लियां क्यों दे रहे हैं झूठी? फिर नहीं, मैंने आपसे अर्ज किया था कि उन्होंने नवाज शरीफ के दौर में भी, सॉरी मुशर्रफ के दौर में भी ऐसे बयान दिए थे, पीपल्स पार्टी के दौर में भी वजीर थे, उन्होंने भी ऐसे बयान दिए, वो दे रहे। मगर मैंने रिकॉर्ड पे कह दिया कि 5 साल का अफरात ज़र औसत 7.5% रहेगा। आज जो 24% अफरात ज़र है जो है देही इलाकों में खाने पीने का, वो तो उस वक्त भी नहीं था जब पाकिस्तान की तारीख का खौफनाक सैलाब आया था 2010 में, सब कुछ बह गया था। तो उस वक्त भी हमने इतना नहीं किया। तो ये जो गंदुम का जो बहरान आया है, गंदुम का और चीनी का, गंदुम में तो इनके हुकूमत में शामिल लोग मुलविस हैं। तो इनके 2 मिनिस्टर्स ने उस पर शुभात का इजहार किया है, खुद इनके अपने मिनिस्टर्स ने। बिल्कुल दो मिनिस्टर्स मुलविस हैं और कई सौ अरब रुपए आवाम की जेब से चला गया। तो अगर उस पर एक्शन नहीं होता तो फिर तो बिल्कुल बात ही जो है वो खत्म हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब मेरे साथ हैं। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं वक्फे के बाद। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत ने गंदुम और आटा स्कैंडल के असल किरदारों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय एक अनोखा फैसला किया है। जी हां, आटे की कीमत के खिलाफ कानून तय करने वालों के खिलाफ कार्रवाई, जुर्माना और किरदारों की निशानदाही करने वाले इदारे मुसाबकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान की चेयरपर्सन विद्या खलील को कुर्बानी का बकरा बनाने का फैसला कर लिया गया है। वज़ीर आज़म ने चेयरपर्सन मुसाबकती कमीशन विद्या खलील को बरतरफ करने के अहकाम जारी कर दिए हैं।
अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को कानूनी तकाजे पूरे करने की हिदायत की गई है। मुसाबकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुल्क भर की आवाम से आटे की कीमत बढ़ाकर 30 अरब रुपए से जायद रकम बटोरने के एक बड़े स्कैंडल का सुराग लगाया था। मुसाबकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 10 दिसंबर को वज़ीर-ए-आज़म को रिपोर्ट पेश करते हुए इंकशाफ किया था कि मुल्क भर में फ्लोर मिल्स मालिकान हसास मालूमात का तबादला करके आटे की कीमत मुकर्रर करने में मुलव्विस पाए गए हैं। ये इकदाम कार्टेलाइजेशन के जुमरे में आता है और मुसाबकती एक्ट के भी मुनाफी है। फ्लोर मिल्स मालिकान ने बोगस फ्लोर मिल्स का कोटा हासिल करके गंदम दूसरी फ्लोर मिल्स को फरोख्त कर दी। पाकिस्तान में गंदम की प्रिक्योरमेंट और तरसीली निज़ाम नाकिस है और हुकूमती सरपरस्ती के बगैर घोष फ्लोर मिलों का काम करना मुमकिन हो ही नहीं सकता। हुकूमत को कीमत के तयन के लिए फ्लोर मिल्स एसोसिएशन से मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए। टैक्स में इजाफे के लिए गंदम के आटे की सनद को दस्तावेजी बनाया जाए। बर वक्त रिपोर्ट देने के बावजूद हुकूमती मशीनरी जो थी ये हरकत में नहीं आई और जनवरी में गंदम और आटे का जो बहरान था ये बेकाबू हो गया। इसके पीछे हकायक कुछ और हैं, हकीकत कुछ और है, मामला कुछ और है। मैं बात करूंगी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी से। सुहेल इकबाल भट्टी, मुसाबकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तो निशानदही की थी कि कौन लोग मुलव्विस हैं इस सारे स्कैंडल में, किन्होंने अवाम को लूटा है, अरबों रुपए का टीका लगाया। वज़ीर-ए-आज़म ने ये क्या ऑर्डर जारी किया, उन्हीं को फारिग कर दिया जिन्होंने निशानदही की सारे स्कैंडल की? शादी, ये बहुत हैरानकुन और परेशान कुन अमर है कि मुसाबकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से नवंबर और दिसंबर 2019 में वफाकी हुकूमत को बिलखसूस वफाकी काबीना के प्लेटफॉर्म पर उन्होंने वाज़े तौर के ऊपर आगाह कर दिया था कि कौन लोग गंदम और आटे के स्कैंडल में मुलव्विस हैं, किस तरीके के साथ बोगस फ्लोर मिलों का कोटा बास लोगों के पास मौजूद है और कुछ लोग जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं वो उनकी सरपरस्ती करते हैं। स्टडी एक मुफस्सल वफाकी हुकूमत को अरसाल की गई। मुसाबकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने कानून के मुताबिक बाज़ाब्ता तौर के ऊपर 16 दिसंबर को 7 करोड़ 50 लाख रुपए जुर्माने की कार्रवाई भी की, लेकिन उसके बावजूद वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमतें हरकत में नहीं आई। जनवरी में जब ये बहरान बेकाबू हुआ तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने इंक्वायरी का हुक्म दिया और मेरी इत्तला के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को 2 अहम तरीन इंक्वायरी, एक हसास इदारे की जानिब से इंक्वायरी मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश की गई है और एक और इदारे की जानिब से इंक्वायरी रिपोर्ट भी जमा करवाई गई है। लेकिन बजाय इसके कि आप असल किदारों के ऊपर हाथ डालते, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करके दीगर माफियाज को आप पैगाम देते कि अगर अवाम महंगाई को लो करने की कोशिश करेंगे, मुल्क के अंदर बहरान पैदा करने की कोशिश करेंगे, उन्हें स्पेयर नहीं करेंगे। लेकिन हैरान कुन तौर के ऊपर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने ये अहकामात जारी कर दिए हैं कि चेयरपर्सन मुसाबकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान विद्या खलील को रुखसत कर दिया जाए, फारिग करके घर भेज दिया जाए। और इस सिलसिले के अंदर उन्हें बताया गया कि हाई कोर्ट का एक स्टे ऑर्डर भी मौजूद है जिसका आज हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया और इससे पहले मौजूदा हुकूमत ने अक्टूबर 2018 में उन्हें बरतरफ करने का फैसला किया था पूरे अथॉरिटी को, जिसके खिलाफ फैसला था। आज हाई कोर्ट ने उस फैसले को गैर कानूनी करार दिया है। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस ये समझता है कि वदिया खलील साहिबा को हर सूरत घर भेजना चाहिए। कोई साजिश है, वज़ीर को यकतरफा हक़ाइक़ बताए गए हैं जिसकी वजह से वज़ीर-ए-आज़म ने यह फैसला किया है? ये बहुत अहम सवाल था। इसी सवाल का मैंने खोज लगाने की कोशिश की कि क्या वजूहात हैं कि प्राइम मिनिस्टर उस इदारे के खिलाफ एक्शन लेने को तैयार हैं जिन्होंने उस माफिया की निशानदही की, जिन्होंने अवाम की जेबों से अरबों रुपए निकाले हैं, जिन्होंने मसनूई तरीके से बहरान पैदा किया, तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करने जा रहा। तो पता चला कि इस वक्त जो हमारा मुसाबकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो भी फैसले करता है, जितने भी जुर्माने की कार्रवाई करता है, उसके बाद वो अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाके वहाँ पर चैलेंज होते हैं। और आप शादिया, आप सुनकर हैरान होंगी, जनवरी 2019 से अपीलेट ट्रिब्यूनल गैर फाल है। वफाकी हुकूमत ने उसको फाल नहीं किया। चेयरपर्सन मुसाबकती कमीशन ने वजारत खजाना को, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को कन्विंस किया, आगाह किया कि इस कमीशन को अपीलेट ट्रिब्यूनल को फाल कीजिए, ताकि अब तक जितने हम फैसले कर चुके हैं अपीलेट ट्रिब्यूनल में मजमूई तौर के ऊपर 12 अरब 86 करोड़ रुपए के जो जुर्माने आयद हुए थे, वहां पर फैसले पेंडिंग हैं। वो बासर लोग जिनके खिलाफ फैसले आए थे, उन्होंने इस कमीशन को बिल्कुल स्टैंड स्टिल कर दिया है। उनके खिलाफ उन्होंने खतूत लिखे कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी है, आप अपीलेट ट्रिब्यूनल को फाल कीजिए। अपीलेट ट्रिब्यूनल को फाल नहीं किया गया, बल्कि मुसाबकती कमीशन की अथॉरिटी को गैर फाल करने की कोशिशें जारी हैं। और अभी पास अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान के पास मौजूद है, उन्होंने काम शुरू कर दिया है कि कौन सा कानूनी रास्ता निकाला जाए जिससे चेयरपर्सन विद्या खलील को घर भेजा जाए।
उनका कसूर क्या है जो हमने मार्केट से जानने की कोशिश की। उन्होंने उन किरदारों को बेनकाब किया और वो लोग जिनके खिलाफ फैसले पेंडिंग हैं अरबों रुपए मालियत के, उनके खिलाफ हतमी कार्रवाई को मुकम्मल करवाने के लिए उन्होंने खतूत लिखे। इस बुनियाद के ऊपर उस बाअसर लॉबी ने एलिजिडली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर अपना असर और रसूख इस्तेमाल करते हुए और वज़ीर आज़म को गलत गाइड करते हुए ये करवाया गया। बहुत शुक्रिया सुहेल भट्टी आपका। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम के लिए फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।